Good morning, students. Today I am going to explain the fourth chapter of the book Moments. The chapter is in the kingdom of fools. In the Kingdom of Fools is written by A.K. Ramanujan. The writer is A.K. Ramanujan. The theme of this chapter is, it is believed that a fool is more dangerous than a cruel person. इस प्रस्तुत पाठ में यह बताया गया है राइटर के द्वारा कि मूर्ख जो होते हैं वो किसी भी क्रूएल पर्सन से, निर्दयी व्यक्ति से, दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं मूर्ख. His foolishness can bring about major calamities. उसकी मूर्खता जो है अनेक प्रकार के विपदाओं को, दुखों को लेकर आती है. वह मनुष्य को बड़ा दुखदायी होती है. This story is based on the theme that it is requires patience and wisdom to handle people who choose to be foolish. इसमें हमें यह बताया गया है राइटर के द्वारा कि कभी भी या जब कभी हमें मूर्खों से हमारा सामना हो जाए तो हमें बहुत ही धैर्य से और बहुत बुद्धिमानी से उनको टैकल करना चाहिए और उन पर हमें उनको बस में करना चाहिए और उनसे हमें दूर हो जाना चाहिए, अपने को बचाव करना चाहिए. क्योंकि मूर्खों के सामने अगर धैर्य ना हो और बुद्धि ना हो तो हम मात खा जाएंगे और मुश्किल में पड़ जाएंगे, जान जोखिम में पड़ सकती है. देयर वॉज इन दिस स्टोरी देयर वॉज अ गुरु एंड अ डिसिपल. एक गुरु थे और उनका शिष्य था. दे विजिट अ किंगडम. ये किंगडम में विजिट करते हैं. वो एक राज्य में वो पहुंचते हैं. घूमते घूमते एक राज्य में, एक अनोखे राज्य में पहुंचते हैं. उस राज्य की क्या विशेषता थी कि द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाउंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स was that the king had ordered to change night into day and day into night. वह मूर्खों का साम्राज्य था और वहाँ का राजा बड़ा अद्भुत निर्णय किया था, बड़ा अद्भुत आदेश दिया था कि राज्य के सभी व्यक्ति दिन को रात समझेंगे और रात को दिन समझेंगे. अर्थात अक्सर हम लोग दिन में काम करते हैं, ज़्यादातर सभी काम दिन में होते हैं और रात में हम लोग आराम करते हैं, सोते हैं. लेकिन राजा ने वहाँ उल्टा आदेश दिया था कि दिन भर सभी लोग सोएंगे, चाहे वो मनुष्य हो, पक्षी हो, जानवर हो, कोई भी घूमता हुआ नज़र नहीं आना चाहिए. और जैसे ही शाम होगी, अंधेरा शुरू होगा, लोग दिन के तरह रात को मानेंगे और अपने काम को रात भर अंजाम देंगे, काम को पूरा करेंगे. यह मूर्खों का साम्राज्य था. दे वुड ऑल thereby work at night and sleep during the day. Secondly, everything in the kingdom had a fixed cost, a single डुड्डू. और दूसरा वहाँ का अनोखा चीज़ यह था, पहला था कि दिन को रात और रात को दिन मानना है सबको और वैसे ही काम करना है. और दूसरी चीज़ थी कि वहाँ जो भी सामान थे, जो भी वस्तुएं थी, सबका एक ही समान कीमत था. किसी भी वस्तु का कीमत जो है ना अधिक था ना कम था, सबका एक समान था. चाहे घी लीजिए, चीनी लीजिए, दाल लीजिए, सब्जी लीजिए, जो भी लीजिएगा आपको एक डुडू आप मान लीजिए, उसको रुपया कह सकते हैं, जो भी हो, उसी में उतना ही में सब सामान मिलेगा. जैसे हम लोग के यहाँ अभी है कि कोई महंगा है, कोई 500 रुपये केजी है, कोई 100 रुपये है, कोई 10 रुपये है, जो भी हो, लेकिन वहाँ हर सामान का कीमत एक ही डुडू था. द डिसिपल डिड नॉट वांट टू. द गुरु लीव्स द सिटी
बट द डिस्पल स्टे बिहाइंड टू ईट एंड बी मेरी। गुरु ने कहा शिष्य से कि देखो, ये मूर्खों का राज्य है, यहाँ से हमें हट जाने में ही भलाई है, नहीं तो कभी भी जान खतरे में पड़ सकती है। लेकिन डिस्पल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस बिकॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ फॉर हिम वाज फूड। लेकिन शिष्य गुरु की बातों को नहीं माना। वह गुरु जी से कहा कि गुरु जी आप चले जाइए, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। क्योंकि शिष्य जो था खाने पीने का बड़ा शौकीन था। सोचा कि भाई ये इससे अच्छा तो कोई जगह हो ही नहीं सकता है। वो खाने पीने का शौकीन था। सोचा कि सबका दाम एक ही है, कोई चीज़ महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है, एक डूडो में सब चीज़ मिल जाएगा, जो भी हम खाएं, मलाई खाएं, घी खाएं, जो भी खाना हो खाएं, कीमत सबके बराबर है। गुरु से कहा क्षमा करिए गुरु जी, आप चले जाइए, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। गुरु ने कहा कि ना भाई, जान जोखिम में पड़ जाएगा तो बात मान लो। लेकिन शिष्य ने कहा कि नहीं गुरु जी माफ़ करिए, आप जाइए, मैं यहीं रहूँगा। एंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स फूड वॉज वेरी चीप एंड गुड। बड़ा सस्ता था, अच्छे अच्छे भोजन थे वहाँ पर, सामान थे और बहुत सस्ते थे। द डिस्पल देयरफॉर स्टे बैक इन द किंगडम रिफ्यूजिंग टू लिसन टू हिज गुरुज एडवाइस। गुरु के सलाह को माने बिना वह ठहर गया उसी राज्य में, मूर्खों के राज्य में रुक गया और गुरु जी वापस चले गए। इट इवेंचुअली टर्न आउट टू बी अ वेरी फुलिश आइडिया बिकॉज ही इट्स विदाउट अ रिस्पाइट एंड बिगिंस टू रिजेंबल अ स्ट्रीट साइड ओवरफेड सैक्रेड बुल। और वो खूब खाने लगा, घूम घूम कर वह सामान खरीदने लगा और दिन रात वह खाने में ही रहता था। वह खाना शुरू किया, खाकर बिल्कुल सांड की तरह मोटा हो गया, मजबूत हो गया। अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हैपेंस इन द किंगडम। उस राज्य में एक बहुत अनोखी और अद्भुत घटना घटती है। In the process of awarding justice to the victim, the king commits one foolish act after another. जो भी घटनाएं घट रही थी, एक के बाद अपना फैसला, गलत फैसला राजा सुनाता जा रहा था। एक बार एक व्यापारी के घर चोरी हुई और वहाँ पे एक चोर दीवार गिरने से मर गया। हुआ क्या कि ये खबर चोर के परिवार के लोग गए राजा के पास, कंप्लेन किए कि इस व्यापारी ने कमज़ोर दीवार बनाया था, इसलिए मेरा भाई, मेरा परिवार का सदस्य मर गया, दबकर मर गया। द रीजन फॉर ट्रायल दैट इंस्यूर इन द किंगडम कोर्ट वाज दैट अ रॉबर हैड डाइड व्हेन ही हैड क्रस्ड अंडर अ वीक वॉल दैट हैड कोलैप्स्ड व्हाइल ही वाज स्नीकिंग इन। जब चोर दीवार को काटकर होल बनाकर उसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था, मिट्टी की दीवार थी और वो काफ़ी पुराना मकान होने के कारण, दीवार होने के कारण वह अचानक ढह गया और उसी दीवार से दबकर वह चोर मर गया। टू परसू ही, अब उस व्यापारी के घर के दीवार गिरने से वो मर गया। The people who were died were the merchant tried where the merchant whose house was burgled। और वह व्यापारी का घर था जिसके दीवार गिरने से वह चोर मर गया। He blamed the mason bricklayer who in turn blamed the dancing girl who distracted him। व्यापारी ने, राजा ने कहा कि देखो, तुम्हारे घर की दीवार गिरने से चोर मरा, इसलिए तुम अपराधी हो। व्यापारी ने कहा कि नहीं महाराज, ये दीवार तो बनाने वाला का दोष है, जिसने बनाया, जिस ब्रिकलेयर ने, जिस मैसन ने बनाया, उसकी गलती है कि वो कमजोर क्यों बनाया, वो तो ब्लेम उस पर होना चाहिए। तो ब्रिकलेयर जो मैसन था, द किंग कॉल्ड दैट मैसन। मैसन टोल्ड हिम दैट, मैसन ने उसको बताया राजा को कि इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, कि ये मेरी गलती नहीं है,
दिस इज द फॉल्ट ऑफ अ डांसिंग गर्ल, कि यह एक नाचने वाली लड़की की गलती है। बिकॉज व्हेन आई वॉज वर्किंग और कंस्ट्रक्टिंग दिस वॉल, दैट डांसर coming through this road, this street, and I attracted her beauty, and so I cannot do my job well. मैं उस सुंदर लड़की को, डांसर को देखने में रह गया और ये दीवार कमज़ोर बन गई, इसलिए मेरी गलती नहीं है। दिस इज द फॉल्ट ऑफ दैट डांसिंग गर्ल। फिर अगेन King called that dancing girl कि due to you one person had died to collapse that wall, कि तुम्हारे चलते मैसन ने यह गलत दीवार बना दिया जिसके कारण गिरकर एक व्यक्ति की जान चली गई। सो यू आर द विक्टिम, यू आर फॉल्टी। The dancing girl said that it is not my fault, sir. This is the fault of Goldsmith, because I have given him to mend jewelry, but he was not able to give me on time. वो उसकी गलती थी। गोल्ड स्मिथ के पास मैं जा रही थी, मैं जब भी जाती थी पूछने कि मेरा बन गया ज्वेलरी, बोला कि नहीं अभी नहीं बना है। वो उसकी गलती थी, ये तो मेरी गलती नहीं है कि मैं उस सड़क पर बार बार आती थी जाती थी। ये तो गोल्ड स्मिथ के पास मैं अपने ज्वेलरी को लाने के लिए जा रही थी। दे इंक्वायरी कंप्लेंड एन एंटायर सर्कल एंड सेटल ऑन द सेम मर्चेंट एट हुज हाउस द रॉबर हैड बीन क्रस्ड बाई ए वीक वॉल। तो जब मर्चेंट आया, जब गोल्ड स्मिथ आया तो कहा कि हाँ ये गलती मेरी है, लेकिन ये पूर्ण रूप से मेरी गलती नहीं, क्योंकि गोल्ड ये व्यापारी जो है उसने हमें ऑर्डर किया था कि हमारे घर में शादी है, एनी हाउ यू हैव टू गिव मी ज्वेलरी एज क्विक एज पॉसिबल। कि गोल्ड स्मिथ ने कहा कि व्यापारी ने हमें कहा था कि हमारे घर में शादी है, इसलिए मेरी ज्वेलरी को जल्दी बना दो, इसलिए मैं इस डांसिंग गर्ल के ज्वेलरी को समय पर नहीं बना सका। ये गलती इस व्यापारी की है। अंत में दे इंक्वायर्ड कंप्लीटेड एन एंटायर सर्कल एंड सेटल ऑन द सेम मर्चेंट एट हुज हाउस द रॉबर हैड बीन क्रस्ड बाई ए वीक वॉल। अंततः अब घूम फिर कर सारा दोष उसी व्यापारी पर आ जाता है, क्योंकि उसी व्यापारी जिसका दीवार गिरा हुआ था, जिसके दीवार के गिरने से दबकर चूर मरा हुआ था, उसी के पिता ने ऑर्डर किया था उस गोल्ड स्मिथ को, कहा था कि नहीं तुम्हें जितनी जल्दी हमारे गहने बनाकर देना है। तो अंत में निर्णय हुआ कि इसी व्यापारी की गलती है, इसके फादर ने ऐसा अंततः यही गलती किया है, अब तो इसी को सजा होनी चाहिए। ही वॉज समन्ड अगेन, दोबारा व्यापारी को बुलाया गया, एंड हिज डिफेंस ही क्लेम्स दैट इट वाज हिज डेड फादर हु हैड ऑर्डर फॉर ज्वेलरी एंड नॉट हिम। व्यापारी ने कहा कि महाराज ये गलती मेरे पिता की है, वो तो मेरे पिता अब स्वर्गवासी हो गए हैं, मर चुके हैं, इस दुनिया में है नहीं, गलती उनकी है, मैं तो उनका बेटा हूँ, मुझे क्यों सजा आप देना चाह रहे हैं, क्यों दे रहे हैं। He was condemned to death. लेकिन राजा ने कहा कि you have inherited all the wealth of your father, then you have to get punishment, कि तुमने अपने पिता के सारे संपत्ति का उपभोग कर रहे हो, पिता के दिया हुआ सामान, सारे चीज़ें, संपत्ति को तुम अपने को समझ रहे हो, अपना तुम्हारा हो गया, तो उनकी गलती भी तो तुम्हारी हुई, जो गलत की है वो भी तो तुमको इनहेरिट करना होगा, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, तुम्हें फांसी दी जाएगी। द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड कंक्लूडेड दैट द रियल कल्प्रिट वाज द मर्चेंट, दो द मर्चेंट
asserted that it was his father who had ordered the jewelry and claimed innocence, the king sentenced him to death. और अंत में सारे मिनिस्टर से राय मशवरा करने के बाद राजा अब उसी व्यापारी को दोषी मानता है और कहता है कि इसको फांसी दी जाए। और न्यू स्टेक वाज ऑर्डर टू मेड, कहा गया कि एक नए फांसी का तख्ता बनाया जाए इसको फांसी देने के लिए। द मिनिस्टर ऑब्जर्व दैट इट वाज टू बिग फॉर द मर्चेंट, ऑर्डर दिया गया, बंद कराया वो फांसी का तख्ता। लेकिन जब देखा तो कहा कि भाई ये तो बहुत पतला है। वो स्टेक जो था थोड़ा बड़ा हो गया था और इसका गर्दन इसकी जो थी और इसका शरीर जो था बहुत पतला था। सो इट वाज नॉट सुटेबल फॉर हिज डेथ, हिज हैंग ऑन दैट स्टेक। ही appealed to the common sense of the king and stalled the execution of the merchant. Thus the merchant escaped punishment. मंत्रियों ने कहा कि महाराज इस तो फांसी इसे नहीं दिया जा सकता है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए और इस न्यू स्टेक के लिए उपयुक्त जो मोटा शरीर वाला और अच्छा तंदुरुस्त व्यक्ति हो उसको फांसी पर झुला दिया जाए, नहीं तो फिर बहुत अनहोनी घटना घट सकती है। यानी कि जब स्टेक तैयार हो जाता था तो उस पर किसी न किसी को फांसी दिया जाता था, झुलाया जाता था। तो राजा ने कहा कि ठीक है, एक मोटे तंदुरुस्त व्यक्ति की तलाश करो जिसको इस तख्त पर, न्यू स्टेक पर उसको चढ़ाया जाए। द सर्च फॉर ए कैंडिडेट दैट वुड बी सुटेबल फॉर द न्यू स्टेक वाज ऑन। अब राज्य के सभी राजा के आदेश पर व्यक्ति खोजने लगे, उस मोटे व्यक्ति की तलाश करने लगे कि कौन इसके लिए उपयुक्त होगा। द सर्वेंट स्पॉटेड द डिस्पल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ बाई फास्टिंग ऑन बनानाज, राइस, व्हीट एंड घी। खोजते खोजते वही डिस्पल जो था शिष्य गुरु का, जो खा पी कर तंदुरुस्त और सांड की तरह मोटा हो गया था, उसको ये लोग पकड़ लिए कि भाई अभी तो बहुत, अब इससे तंदुरुस्त आदमी कोई दिखाई नहीं दे रहा, इसको पकड़ो, इसको फांसी पर झुलाया जाए। उसको पकड़ कर लेकर चले गए राजा के पास। ही क्राइड अलाउड सेइंग दैट ही वॉज एन इनोसेंट सन्यासी बट इट वॉज ऑफ नो अवेल। चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था राजा के सामने कि मैं सन्यासी हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे क्यों फांसी आप दे रहे हैं आप लोग। द किंग सर्वेंट होल्ड हिम टुवार्ड्स द स्टेक, अब स्टेक पर उसको ले गए कि नहीं अब तुमको तो भाई फांसी पर चढ़ना होगा। It was at his unfortunate moment that he remembered that word of his guru, "This is a city of fools." अब उसको गुरु की बात याद आती है। गुरु ने कहा था कि देखो शिष्य, ये मूर्खों का ये साम्राज्य है, इसमें कभी भी जान जा सकती है। अब उसको याद आती है कि गुरु जी ने बिल्कुल सही कहा था। अब मेरे खाने पीने का क्या फ़ायदा, अब तो ये हमको जान से मार डालेंगे, लोग फांसी दे देंगे। बहुत दुखी होता है, बहुत निराश होता है कि गुरु को बात हमने नहीं माना। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। ही एडवाइज्ड हिज डिस्पल टू accompany हिम आउट ऑफ द फुलिश किंगडम। और जोर जोर से अभी चिल्लाने लगा कि बचाइए महाराज, गुरुजी मेरी रक्षा करिए, मुझसे गलती हो गई, आपकी बात नहीं माने। गुरुजी बहुत पहुँचे हुए व्यक्ति थे, उनको समझ में आ गई, उनको आवाज़ आ गई कि शिष्य आज लगता है कि वहाँ पर खतरे में है। गुरुजी चल दिए मूर्खों के साम्राज्य में। द गुरु टूक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट एवरीबॉडी इन द किंगडम वाज फूल्स। गुरुजी जानते थे कि इस राज्य में तो सब लोग मूर्ख ही मूर्ख हैं, इन लोगों को हमें टैकल करना चाहिए, बुद्धि से इनको, इस शिष्य को बचाना चाहिए। आफ्टर द मॉकिंग फाइट बिटवीन हिम एंड हिज डिस्पल, धीरे से उन्होंने शिष्य के पास गए, बोले कि देखो ऐसे ऐसे करना है, लड़ाई लड़ना है, तुम बोलना कि पहले हम फांसी पे झूलेंगे, हम बोलेंगे हम झूलेंगे, हम लोग लड़ेंगे, और फिर राजा अपने पूछेगा, फिर हम बताएंगे, तभी तुम बच सकते हो। ऑन हु शुड गो गैलो फर्स्ट, द गुरु एक्सट्रैक्ट ए प्रॉमिस इन सीक्रेट फ्रॉम द किंग दैट ही शुड बी किल्ड फर्स्ट। लड़ते लड़ते जब दोनों लड़ने लगे, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे भाई कोई मरना नहीं चाहता है, दोनों लड़ रहे हैं कि हम फांसी पे पहले चढ़ेंगे, वो कह रहे हैं कि हम चढ़ेंगे। दोनों गुरु चेला आपस में लड़ रहे हैं, क्या बात है। ही टेल्स द किंग दैट द फर्स्ट पर्सन हु इज एक्सक्यूटेड, बुलाया राजा ने गुरु को, क्या इधर आओ, क्यों लड़ रहे हो, क्यों मरना चाह रहे हो।
क्यों बोले कि पहले हम चढ़ेंगे फांसी पर। तो जो पर्सन विच इज सीटेड ऑन द न्यू स्टेप विच इज द गॉड ऑफ जस्टिस विल बी रीबॉर्न एज द किंग ऑफ द कंट्री वाइल द सेकेंड पर्सन द मिनिस्टर। उन्होंने कहा कि देखो ये बहुत अद्भुत फांसी का तख्ता है, ये भगवान का वरदान है दिया हुआ, यानी कि जो व्यक्ति पहले फांसी पर चढ़ेगा वो मरने के बाद दोबारा इस राज्य का राजा बनेगा और दूसरी बार जो फांसी पर चढ़ेगा वो मंत्री बनेगा। इसीलिए हम लड़ रहे हैं, हम पहले चढ़ेंगे तो हम राजा बनना चाह रहे हैं, बन जाएंगे, लेकिन शिष्य जो है वो चाह रहा है कि हम बने। इसी बात के लिए हम लोग के बीच झगड़ा हो रहा है। The foolish king believed that tale and convicted his minister that it should be they and not an outsider who should rule the kingdom। अब राजा जो था मंत्रियों को बुलाया कि देखो ऐसी ऐसी बात है, हम किसी दूसरे व्यक्ति को इसे राज्य का राजा बनने नहीं देना चाहते, इसलिए सबसे पहले मैं फांसी पर चढ़ूँगा, इसके बाद मंत्री बनना है तो कोई दूसरा फांसी पर चढ़ेगा। बोथ ऑफ देम disguised as the सन्यासी and the disciple and get executed। और इस प्रकार राजा सबसे पहले फांसी पर झूल गया, उसके बाद उनका मंत्री फांसी पर चढ़ गया, दोनों का इंतकाल हो गया, दोनों